हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में ह्यूमन स्पर्म सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन स्पर्म सेल को मेल गैमीट या फिर रिप्रोडक्टिव सेल भी बोला जाता है, जो कि टेस्टिस के अंदर डेवलप होता है। अगर हम फीमेल्स में देखेंगे तो फीमेल का जो गैमीट होता है या फिर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है, दैट इज ओवम। अब एक पर्सन के अंदर, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसको हम डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो जो आधे क्रोमोसोम्स हैं ये स्पर्म के द्वारा आते हैं, और जो आधे क्रोमोसोम्स हैं ये ओवम के द्वारा आते हैं। दैट इज स्पर्म कंटेन 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और एंड ओवम ऑल्सो कंटेन 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जब स्पर्म और ओवम आपस में फर्टिलाइज करते हैं तो उसके बाद में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जायगोट which result in total 46 number of chromosomes which is a diploid number। ठीक है, तो सिंगुलर अगर हम देखेंगे तो सिंगुलर हम इसको स्पर्मेटोजोन भी बोल सकते हैं, और जिसका प्लूरल है दैट इज स्पर्मेटोजोआ। कहाँ बनते हैं स्पर्म्स? दे आर डेवलप्ड इन द टेस्टिस। लेंथ देखेंगे 60 माइक्रोन लॉन्ग होते हैं। स्पर्म का जो स्ट्रक्चर देखें तो बेसिकली 4 पार्ट स्पर्म के अंदर देखने को मिलते हैं। जो पहला पार्ट है दैट इज हेड, फिर एक छोटा सा कंस्ट्रक्टेड पार्ट होता है जिसको हम नेक बोलते हैं, तीसरा पार्ट है दैट इज द बॉडी, और जो लास्ट पार्ट होता है दैट इज द टेल। अब हेड को अगर हम देखेंगे तो हेड बेसिकली ये ओवल शेप का होता है। इट इज ओवल इन शेप। लेंथ 3 से लेके 5 माइक्रोन हो सकती है, विड्थ 3 माइक्रोन होती है। न्यूक्लियस की खास बात यह है कि न्यूक्लियस इसका कंडेंस्ड होता है, साइज में न्यूक्लियस बड़ा होता है। जो किनारी है साइटोप्लाज्म की ये काफ़ी नैरो होती है, क्योंकि साइटोप्लाज्म का यहाँ पर उतना ज़्यादा रोल नहीं है। ये जो न्यूक्लियस है इसी के अंदर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं विच इज़ हैप्लॉइड इन नंबर। हैप्लॉइड का मतलब है 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिनको हम n नंबर से भी जानते हैं। ठीक है, एंड दे फ्यूज विद द हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स ऑफ ओवम। तो स्पर्म्स और ओवम जब आपस में मिलते हैं उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जो कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, और उसके बाद में बनता है जायगोट, है ना। तो तब ये जाकर जो टोटल नंबर है दैट इज 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को अटेन कर लेते हैं। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म एक किनारा सा होता है, पतला सा, क्योंकि यहाँ पे साइटोप्लाज्म का ज़्यादा रोल नहीं होता है, और सिर्फ जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो इसका जो न्यूक्लियस है इट इज ट्रांसमिटेड इनटू द ओवम, और जो ओवम जो है उसके अंदर साइटोप्लाज्म की जो मात्रा है ये ज़्यादा होती है। ठीक है, अब एक खास चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे रेड कलर की, इट इज़ अ थिक कैप लाइक एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्पर्म हेड। स्पर्म का जो ये वाला एंड है ऊपर की तरफ एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम एक्रोसोम भी बोलते हैं। एक्रोसोम इट इज़ अ स्ट्रक्चर विच इज़ सिमिलर टू लाइसोसोम, जो कि हमारा एक सेल ऑर्गेनल होता है ना। सेल ऑर्गेनल्स में हमने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा है, तो उसी के तरीके से एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है दैट इज एक्रोसोम, जो कि बिल्कुल टिप पर पाया जाता है। खास बात क्या है इसकी? इट कंटेन हाइलोरोनिडेज एंड प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स। इस स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम हाइलोरोनिडेज या फिर प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स बोलते हैं। अब काम क्या करते हैं, इनका क्या फंक्शन है? बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका, टू डाइजेस्ट द जोना पेलुसिडा अराउंड द ओवम सो दैट हेड ऑफ स्पर्म कैन पेनिट्रेट टू फर्टिलाइज द ओवम। जब ओव्यूलेशन होता है और ओवम रिलीज होता है, तो जब ओवम रिलीज होता है तो उसके आजू बाजू में कुछ स्पेशल तरीके के सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। तो ये जो हेड है स्पर्म का जब ओवम से जाकर मिलता है तो इसके अंदर के जो प्रेजेंट प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स हैं, ये जो जोना पेलुसिडा है इसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तभी तो स्पर्म है ये ओवम को जाकर पेनिट्रेट कर पाएगा, जिससे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो पाए, है ना। तो ये था हेड के बारे में। अब हेड के बाद में एक छोटा सा कंस्ट्रक्टेड पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं इट इज अ नेक। बहुत शॉर्ट होती है इसकी नेक। एंटीरियर एंड कंसिस्ट ऑफ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो जो एंटीरियर एंड नॉब है इसके अंदर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, और जो पोस्टीरियर एंड नॉब है इट गिव्स राइज टू एक्सियल फिलामेंट ऑफ द बॉडी। देखें यहाँ से ये एक फिलामेंट निकल रहा है, सेंटर में है, इसको हम बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट ऑफ द बॉडी। अब जो तीसरा पार्ट है उसको हम बोलते हैं बॉडी। अब बॉडी कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है, लेंथ 5 से 9 माइक्रोन, थिकनेस 1 माइक्रोन। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कोर कॉल्ड एक्सियल फिलामेंट कवर्ड बाय अ थिन साइटोप्लाज्म। तो जो तीसरा स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको हम बोलते हैं बॉडी। अब ये जो बॉडी होती है बेसिकली ये कहाँ से स्टार्ट होती है? इसके जो सेंटर कोर के अंदर प्रेजेंट होता है, ये देखिए क्या प्रेजेंट होता है? एक्सियल फिलामेंट।
और ये जो एक्सेल फिलामेंट है इट इज कवर्ड बाय थिन साइटोप्लाज्म। तो इसको साइटोप्लाज्म की जो लेयर है ये कवर करने का काम करती है। Axial filament starts from the posterior end knob, passes through the body, perforates end disc and finally reach the tail as axial thread. कहाँ से स्टार्ट हुआ ये जो एक्सियल फिलामेंट है? पोस्टीरियर एंड नॉब से स्टार्ट हुआ। कहाँ पे जा रहा है? ये पूरा का पूरा ये बॉडी के सेंटर से जा रहा है। कहाँ खत्म हो रहा है? एंड डिस्क को ये पियर्स करता है और पियर्स करने के बाद में अब इसको हम बोलते हैं दिस इज नोन एज एक्सियल थ्रेड। ठीक है। अब स्पाइरल फिलामेंट कंसिस्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच सराउंड द एक्सियल फिलामेंट। अब इस एक्सियल फिलामेंट के अराउंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्पाइरल लिगामेंट और ये जो स्पाइरल लिगामेंट है दे कंटेन माइटोकॉन्ड्रियाज। तो माइटोकॉन्ड्रियाज इनको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं जो कि स्पाइरली जो सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट है इसके अराउंड लोकेटेड रहते हैं। अब अगर हम टेल को देखें तो टेल कंसिस्ट ऑफ टू सेगमेंट्स, चीफ और मेन पीस एंड टर्मिनल और एंड पीस। तो टेल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है ये मेन पीस और एक है ये एंड पीस या फिर चीफ पीस या फिर टर्मिनल पीस। तो जो मेन पीस है इट इज एनक्लोज्ड बाय साइटोप्लाज्मिक कैप्सूल, इट कंसिस्ट ऑफ एक्सियल थ्रेड, है ना। तो यहाँ पर आप देखें ये जो चीफ पीस है इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है एक्सियल थ्रेड विच इज जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सियल फिलामेंट, है ना। और आजू बाजू में इसके पतला सा साइटोप्लाज्म की एक जो लेयर है ये प्रेजेंट होती है। देन टर्मिनल और एंड पीस इट हैज ओनली द एक्सियल फिलामेंट, है ना। तो जो टर्मिनल पीस है ये ही एक्सियल फिलामेंट आगे जाके कंटिन्यू होता है एज अ टर्मिनल पीस या फिर टेल। ठीक है, एंड पीस। अब अगर हम स्पर्म काउंट देखें तो स्पर्म काउंट लगभग 20 से लेके 200 मिलियंस पर ml प्रेजेंट होते हैं। अगर स्पर्म काउंट 20 मिलियन से पर ml से कम होते हैं तो इट लीड्स टू अ कंडीशन नोन एज स्टेरिलिटी। तो बच्चा पैदा करने की जो क्षमता है ये कम हो जाती है जिसको हम बोलते हैं स्टेरिलिटी। सर्वाइवल टाइम अगर हम स्पर्म्स का देखें तो स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन द मेल जेनाइटल ट्रैक्ट, है ना। आपको मालूम है स्पर्म्स बनते कहाँ हैं? टेस्टिस में बनते हैं। टेस्टिस में कहाँ बनते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं। जाकर स्टोर कहाँ होते हैं? स्टोर होते हैं एपिडिडिमस में। तो स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन द मेल जेनाइटल ट्रैक्ट और ये लगभग 6 वीक्स तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन वंस दे आर इजैक्यूलेटेड इनका जो सर्वाइवल टाइम है 24 से लेके 48 आवर्स होता है इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। तो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर इनका जो लाइफ स्पैन है हम 24 से 48 डेज कह सकते हैं, लेकिन मेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर ये 6 वीक्स तक जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में दे बिकम डेड। स्पर्म मोटाइल होते हैं और क्यों मोटाइल होते हैं? डेफिनेटली आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इनके पास में एक बड़ी सी टेल होती है और टेल इनको मोटिलिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। स्टार्टिंग में हमने देखा था ये जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द मोटिलिटी टू द स्पर्म, है ना। तो जो सेंट्रियोल्स हैं स्पर्म को मोटिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं एंड एट द सेम टाइम ये फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करते हैं और एम्ब्रियो की ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो मोटिलिटी कितनी होती है? 3 मिलीमीटर पर मिनट इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। 60% ऑफ स्पर्म्स शुड शो नॉर्मल मोटिलिटी। तो स्पर्म की मोटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इनको फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में पूरा ट्रैवल करके दे हैव टू रीच अप टू द फेलोपियन ट्यूब जहाँ पर स्पर्म्स और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है। तो अगर 60% ऑफ स्पर्म से कम अगर मोटिलिटी होगी, नॉर्मल मोटिलिटी 60% ऑफ द स्पर्म शुड बी मोटाइल, है ना। अगर कम होगी तो अगेन इट कैन लीड टू कंडीशंस नोन एज स्टेरिलिटी, क्योंकि अगर स्पर्म्स मोटाइल नहीं होंगे तो फिर वो फेलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पाएंगे और जो फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको स्पर्म से रिलेटेड पता होने चाहिए एंड दे आर व्हाट आर एबनॉर्मल स्पर्म, है ना। एबनॉर्मल स्पर्म्स क्या होते हैं? एजोस्पर्मिया, एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमन। अब स्पर्म होते क्या है? बेसिकली स्पर्म्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्पर्म्स आर प्रेजेंट इन द सीमन। सीमन क्या है? सीमन इट इज द फ्लूइड विच इज सिक्रीटेड फ्रॉम द एसेसरी ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और जो कुछ सिक्रीशंस हैं उनको इकट्ठा सीमन बोलते हैं। और इस सीमन के अंदर स्पर्म्स भी प्रेजेंट होते हैं और जो एसेसरी ग्लैंड्स के सिक्रीशंस भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर सीमन के अंदर स्पर्म्स एब्सेंट है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एजोस्पर्मिया। दूसरा ओलिगोजोस्पर्मिया, ओलिगो का मतलब होता है कम। तो स्पर्म काउंट बिलो कितना कम? 20 मिलियंस पर ml ऑफ सीमन, है ना। रिमेंबर इट इज पर ml, ठीक है।
पर ml ऑफ सीमन। तो अगर 20 मिलियन से कम हो जाएंगे तो कंडीशन को हम ओलिगोजूस्पर्मिया बोलेंगे। अगर ज़्यादा हो जाएंगे, पॉली का मतलब होता है ज़्यादा, तो एक्सेसिवली हाई स्पर्म काउंट को हम पॉलीजूस्पर्मिया बोलते हैं। टेराटोजूस्पर्मिया का मतलब होता है जब स्पर्म की जो मॉर्फोलॉजी है ये एबनॉर्मल हो जाए। मॉर्फोलॉजी से क्या मतलब है, अभी हमने ये जो नॉर्मल स्पर्म पढ़ा, तो जो नॉर्मल स्पर्म है इसके अंदर हेड होता है, नेक होती है, बॉडी होती है, टेल होती है। अगर ये जो स्ट्रक्चर है स्पर्म का किसी भी वजह से एबनॉर्मल हो जाए तो उसको हम बोलते हैं टेराटोजूस्पर्मिया। देन नेक्रोजूस्पर्मिया, नेक्रो का मतलब होता है डेड। तो अगर स्पर्म्स डेड हो, समटाइम्स ऐसा होता है, तो उस कंडीशन को नेक्रोजूस्पर्मिया बोलेंगे। देन एस्पर्मिया, दैट इज लैक ऑफ सीमन, है ना, सीमन की ही कमी हो जाएगी तो एस्पर्मिया बोलेंगे। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब है सीमन का जो वॉल्यूम है ये कम हो जाए, है ना, लगभग 2 से लेके 5 ml ऑफ सीमन इज प्रोड्यूस्ड, लेकिन अगर इसका वॉल्यूम कम हो जाए तो उसको हम बोलेंगे ओलिगोस्पर्मिया। एंड हेमाटोस्पर्मिया, हेमाटो का मतलब होता है ब्लड, तो जब सीमन के अंदर ब्लड भी अपीयर होने लगे तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हेमाटोस्पर्मिया। तो आज का जो वीडियो था इट वाज अबाउट द स्पर्म। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।